नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग अपने पैसे के निवेश से पहले कई तरह की थॉट लेकर आते हैं। अच्छा, अगर आप निवेश के लिए थॉट नहीं लेकर आते हैं तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी जो काम कर रहा है वो आपका पैसा है। फिर चाहे आपने उसे बैंक में रखा हो या उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और सही सुरक्षित जगह किया हुआ हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, जमीन हो, गोल्ड हो, तमाम वो जगह जहां आपको लगता है कि आपका पैसा आइडल नहीं है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन जनरली जब भी निवेश के ऑप्शंस की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो स्टेक पर लगता है वो होता है बैंक में रखा हुआ पैसा। अक्सर वो लोग जो बैंक में केवल लिक्विड रखते हैं, करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, उन्हें लोगों के द्वारा यह सजेशन दिया जाता है कि भाई साहब कम से कम ऐसे तो मत ही डालो, क्योंकि रखे रखे सॉइलिंग इफेक्ट इसे खत्म कर रहा है। यानी कि आज ये जो पैसा है महंगाई इसे मार डालेगी, अगले साल तक ये रखा रखा 6% कम हो जाएगा, तो कम से कम इसे यहां तो पटक कर मत रखो। अक्सर बिजनेसमैन क्लास के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने पैसे को लिक्विड रूप में भी रखना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, लेकिन उस लिक्विड के लिए उन्हें करंट के अलावा कुछ और अच्छे ऑप्शंस दिख नहीं रहे होते हैं। और इसका पीछे रीजन भी होता है कि एट ए मोमेंट अगर जरूरत पड़ गई तो पैसा लाएंगे कहां से। बैंक में अगर पैसा उसकी एफडी करा रखी है तो बैंक से निकालने में दिक्कत आ जाएगी, एफडी तोड़ने पर चार्ज ले लिया जाएगा। एफडी अपने आप में एक प्रोसेस है, 6 महीना कराओ, 12 महीना कराओ, उसके साथ चैलेंजेस हैं। अगर स्टॉक में डाल दिया वही पैसा, स्टॉक पता चल रहा है आज बाजार अच्छा था लेकिन किस्मत से वो बाजार दाम से नीचे आ गया, मेरा पैसा रखे रखे नीचे हो गया। तो सामान्यतः ऐसा होता है, जो लोग अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखे रखते हैं अपने इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी से मतलब है कि साहब मेरे पास पैसा तो है, मेरी सैलरी में से इतनी सेविंग आई थी, मैंने इसको बचा लिया, अगले महीने मुझे इसका रेंट देना है, या 2 महीने बाद मुझे टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी है, या फिर 2-3 महीने बाद में बच्चों की फीस भरनी है, या साल भर बाद घर का डाउन पेमेंट देना है। तो ऐसे में हम अपने अकाउंट में एक पैसा डालकर रखते हैं, डरते इस बात से हैं कि यार बस इसे मैं निवेश इसलिए नहीं करूंगा, पता चले स्टॉक मार्केट का क्या हाल हो, म्यूचुअल फंड्स का पता नहीं परफॉर्म करें या ना करें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही निवेश का साधन बताने जा रहा हूं जो हाल ही में बहुत चर्चित है, और उसे हम आज डिटेल में चर्चा करने भी जा रहे हैं। चर्चा है लिक्विड फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का जो लिक्विड फंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सारी तार्किकता के साथ कि क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से आपके लिए। और आज के सेशन में संभवतः हम यह भी प्रयास करेंगे आपको बताने का कि आप कौन से लिक्विड फंड्स को आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड हैं, जिनके लिए मतलब मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहां रिकमेंडेशन से अर्थ यह नहीं है कि हम आपको पॉइंट करके बता रहे हैं कि आप यही लें। हम आपको बताएंगे कि अगर 1000 फंड हैं तो आप कैसे चेक करें कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन से फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, सीएजीआर क्या है, आपके लिए कितने समय की पाबंदी है, इन्होंने निवेश कहां किया हुआ है। ये सारी चीजें आज मैं आपको बाकायदा ऑप्शन के साथ करके दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीन पर बना के दिखाऊंगा कि देखिए यहां पर ये चेक करना होता है, ताकि आप खुद से कुछ करने के लिए जब भी सज्ज हो, फ्री हो, तो आप खुद से वो सारी चीजें चेक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, क्या आपके पास पैसे हैं? आप कहेंगे हाँ साहब पैसे हैं, अब बताइए क्या करें। तो चाहिए बैंक में रख कर आइए। बोले सर बैंक में ही है, आजकल कैश तो रखने ही कौन देता है। तो चलिए बैंक में क्या आपने उसे एफडी कर रखा है? बोले नहीं सर, डरता हूं, मैंने एफडी तो इसलिए नहीं कर रखी, पता चले एफडी तोड़ने में दिक्कत आ जाए, तो मैंने उसको कैश में ही डाला हुआ है, यानी कि उसे अभी फिलहाल के लिए करंट में ही डाला हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं सर, मैंने तो एफडी में डाला हुआ है। दोनों ही मित्र आज हमारे इस सेशन को ध्यान से सुने, क्योंकि आपने इस पैसे को अपनी इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है कि कल को जरूरत पड़ गई तो इस पैसे का मैं बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकूं। मेरे अपने इमरजेंसी के प्लान भी अपेक्षित हैं कि हो सकता है इस साल में इतना बीमारी पर खर्चा होगा, इतना एजुकेशन पर होगा। हालांकि इमरजेंसी एजुकेशन नहीं है, फिर भी एक थॉट प्रोसेस रहता है कि यार पता नहीं अचानक बच्चों की कौन सी किताब मांग लेंगे वो लोग, या फिर बच्चों का कोई ट्रिप प्लान करना हो गया, घर के खर्चे हो गए, कोई टीवी फ्रिज मांगना पड़ गया, लेना पड़ गया, घर में कोई शादी आ गई, कोई भी चीज अगर ऐसी आती है तो हमने एक अपने पास में पैसा रखा होता है। जनरली जो लोग भी कमा रहे हैं वो कुछ ना कुछ पैसा अपना ऐसा बचा के जरूर रखते हैं जिसे वह निवेश नहीं करते। आज मैं केवल उस पैसे पर फोकस करते हुए इस सेशन को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आप अपने इस पैसे को कहां निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो पैसा रखा हुआ है उस अकाउंट पर आज हमारी चर्चा है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा निवेश का ऑप्शन लिक्विड फंड्स के अंदर मिल सकता है। अब ये लिक्विड फंड्स हैं क्या साथियों? असल मायने में लिक्विड फंड एक डेट फंड है। अब ये डेट फंड क्या होता है? डेट फंड एक म्यूचुअल फंड है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? हालांकि बहुत बार मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूं कि आपका, मेरा, हम जैसे कई लोगों का एक पैसा इकट्ठा किया गया,
किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, एक ऐसी फर्म के द्वारा जिसे रजिस्ट्रेशन दिया गया था, जिसे सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, उसने हम सबका पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करके म्यूचुअली हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, तो वह म्यूचुअल फंड था, उसे फिर निवेश कर दिया गया। निवेश करने के लिए हो सकता है कि वो स्टॉक में निवेश किया गया हो, किसी को कर्ज देने में किया गया हो। तो इस आधार पर म्यूचुअल फंड के अंदर दो प्रकार के मेजर निवेश निकल कर आते हैं, आइदर वो इक्विटी यानी कि स्टॉक बाजार में, या फिर डेट यानी किसी को कर्ज देने में। अर्थात इन्वेस्टर के रूप में आप और मेरे जैसे लोग हैं, किसी हम म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, वो इस पैसे को लेकर के या तो इक्विटी खरीद रही है, या बॉन्ड में पैसा डाल रही है, या फिर वो गोल्ड में डाल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसे को बढ़ाने के लिए डाल दे रही है। आपने ये जो पैसा अपने अकाउंट में रखा था, इस अकाउंट में रखे पैसे को एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे समय निकालकर कहीं और निवेश करने का साहस किया है। ठीक है, अब बात करें म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने कई सेशंस किए हुए हैं, हमारे कोर्सेज आते हैं इस बात के ऊपर कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड समझना है, निवेश का एक एक बारीकी से हमने डिटेल में चीजें समझाई हैं। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रो ले लीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, मतलब केवल इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, केवल डेट में पैसा लगा रहे हो, दोनों में मिलकर लगा रहे हो, है ना, कोई विचार है कि रिटायरमेंट प्लान के लिए पैसा लगा रहे हो, या कुछ और स्ट्रेटजी है आपकी कि साहब मुझे तो इतना % फिक्स रिटर्न लेना है। इस तरह से कई तरह के म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर होते हैं। चूंकि आज के सेशन में मैं आपको सिक्योर तरीके से, मतलब एक ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यार इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं से मतलब डूबने के सबसे कम चांसेस जिसके अंदर होते हैं, वैसे किसी फंड के बारे में बताने जा रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन, मेजर ऑप्शंस दिए जाते हैं, इक्विटी या डेट। इक्विटी बोले तो स्टॉक मार्केट, और डेट बोले तो किसी को कर्ज देना। अब यह कर्ज भी दोनों आसान भाषा में हम समझेंगे। इक्विटी का मतलब हुआ कि आपने अपना पैसा दिया, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को आपने पैसा दिया था उसने वो पैसा लिया और शेयर बाजार में निवेश कर दिया। बाजार उठ रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, बाजार गिर रहा है तो पैसा गिर रहा है। आसान है ये। ऐसे में हमें टेंशन क्या रहती है कि यार हमने तो अपना पैसा इक्विटी बाजार में दे दिया, लेकिन अचानक मुझे जरूरत पड़ गई। मुझे पता है कि बाजार की अपनी एक ग्रोथ है, समय समय पर बढ़ेगा, लंबे समय से बाजार बढ़ता ही आ रहा है, बाजार हमेशा अपने आप को बीट करते हुए आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बड़ी होनी है, $5 ट्रिलियन हम होने वाले हैं, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी साल के अंत तक हो जाएंगे, फिर हम और ग्रो करेंगे। बाजार को बढ़ना है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। मुसीबत यह कि मुझे जब जरूरत होगी तब बाजार के हालात क्या होंगे। मैंने तो आज पैसा डाला, बाजार से मुझे जब अपेक्षा है उस समय बाजार में पैसे का क्या हुआ, यह मेरे लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर रहे होते हैं, जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि आज पैसे की जरूरत नहीं है, 5 साल बाद जाकर देखूंगा पैसे का क्या हाल है, वो कई बार प्रिफर करते हैं कि चलो इक्विटी फंड ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट 5 साल में तो करेक्ट होकर के ऊपर जाता ही जाता है। पास्ट रिकॉर्ड देख लो, जब से चले आ रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से इंडेक्सेस को देख करके लोग खुश हो जाते हैं कि आज इंडेक्स अगर 81-82 हजार पर चल रहा है तो कहीं से तो शुरू हुआ था, आज यहां तक पहुंचा है तो उसका मतलब है बाजार बढ़ा है। ओके, अब लेकिन हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिन्हें पैसा 5 साल के लिए तो पता ही नहीं है 5 साल में तो क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे। ऐसे में हम लोग एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो रिटर्न तो दे, हालांकि अनएक्सपेक्टेड। जैसे मान लीजिए कि पता चल रहा है कि कोई आईटी कंपनी के अंदर स्टॉक ले लिया था जिसका CAGR ही 20% है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 20% के हिसाब से बढ़ रही है, इक्विटी धाड़ धूम चलती जा रही है। कोरोना काल के अंदर तो इक्विटी फंड्स ने रिटर्न्स ही ताबड़तोड़ दिए थे, कई जगह तो ऐसा भी सुनना था 100% लोगों को रिटर्न मिल रहे थे। ऐसे में डेट फंड क्या है? डेट फंड वो है, सर आप मुझे पैसा दो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा बाजार एकदम रॉकेट हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिक्स रिटर्न मैं आपको देकर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास पैसे लेने आया कि भाई साहब मुझे पैसे उधार दे दो, आपने कहा हां सर दे तो दूंगा, लेकिन कंडीशन है ब्याज लगेगा। बोले सर कितना % ब्याज लोगे? बोले सर ब्याज जैसे बाजार में है, बैंक ले रही है मान लीजिए 6%, मैं आपको 8% ब्याज पर पैसा दूंगा। आपने कहा यार इतना क्यों? बोले भाई साहब अगर बैंक से पैसा ले लिए होते तो आप मेरे पास थोड़ी आते, आपको बैंक से अलग थोड़ा सा पैसा चाहिए था क्योंकि बैंक आपको पैसा दे नहीं रहा है। आप अगर फिर भी मेरे पास आए हैं, इसका मतलब थॉट में तो आपके ये है कि हां इस पैसे को लेकर के बैंक वाली रिस्क से बच जाऊंगा, नहीं तो बैंक वाले पता नहीं क्या क्या मेरा पैसा रखवा लेंगे, क्या क्या तरीके से मेरे पास सिक्योरिटीज के रूप में जमा करवा लेंगे। तो इस तरह से आप मेरे पास आए हैं तो सर थोड़ा रिस्क का पैसा तो लगेगा। चलो साहब डेट फंड इसका मतलब है किसी ने उधार आपसे पैसा मांगा। अब आप कहेंगे सर उधार का पैसा तो डूब ही जाता है, तो भाई ऐसा करिए ना, ऐसे आदमी को उधार दीजिए जिससे आपको यह लगता हो कि इससे सुरक्षित तो कोई नहीं है हमारे देश में। उदाहरण के लिए विचार करिए कि अडानी आपसे पैसा मांगने आए, अंबानी आपसे पैसा मांगने आए, माल्या पैसा मांगने आए, आप इनको पैसा देंगे या डरेंगे? तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक आंसर आ चुके होंगे। लेकिन वही मैं आपसे रिवर्स आकर के ये कहूं कि विचार कीजिए, बैंक ऑफ अपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपसे पैसा मांगने आए कि मुझे उधार दे दो। आप कहोगे हे प्रभु, आप तो खुद कुबेर का खजाना, पैसे की क्या जरूरत है, और सरकार है आप तो, आपको पैसे की, बोले फिर भी दो यार, हमें थोड़ा बड़ा होना है। अच्छा, ऐसे ही किसी और ने आपको थर्ड पार्टी आकर कहा कि साहब सुनो, मेरा नाम ओएनजीसी, मेरा नाम एनटीपीसी, मेरा नाम भेल गेल ये है, हम थोड़ा और बड़ा होना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए पैसा लेने आए। आप उनसे कहेंगे सर मेरे पास ही पैसा लेने क्यों आए, आप स्टॉक मार्केट से ले लिए होते। तो फिर हमको आंसर दिया उनने, सुनो ज्ञान ना दो, स्टॉक मार्केट से लेते तो वो हमसे हमारा शेयर मांगते, हमें अपना शेयर नहीं देना है, हमको तो एक दिन बहुत बड़ा बनना है, हमें केवल उधार चाहिए, उधार का पैसा निवेश करेंगे, उससे हम और बड़ा बनेंगे, हम अपना स्टॉक को क्यों डाइल्यूट करें। बोले हाँ यार ये तो लॉजिक है। तो आप स्टॉक ना दे करके आप ज्यादा पैसे पर ब्याज देने को तैयार हैं। बोले क्यों? बोले हम इस पैसे से खुद ही 20% से ग्रो कर जाएंगे सीएजीआर पर, 8% ब्याज में अगर हमारा काम बन रहा है तो 12% का हिस्सा भी हम किसी को क्यों दें। अच्छा, सही मायने में धंधा तो यही है कि अगर मैं उधार के पैसे से अपना धंधा तेज कर लूं तो फिर मैं अपने धंधे का हिस्सा किसी को क्यों दूं। किसी के आने से अगर मेरे धंधे के अंदर इजाफा हो रहा है तो भाई मैं ये तो देखूंगा कि मुझे आसानी से उधार मिल रहा है कि वो मेरे से पार्टनरशिप मांग रहा है। अगर उधार मांग रहा है, दे रहा है, तब तो वेल एंड गुड है, उससे तेज तो मैं अपना धंधा दौड़ा लूंगा। अच्छा, तो अब इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आए, इक्विटी फंड का ऑप्शन आया, डेट फंड का ऑप्शन आया। अब जब हम डेट फंड के बारे में बात करते हैं तो ये उधारी का पैसा है। उधार मांगने में सोचो बैंक, ये महारत्ना कंपनी ऐसे आ जाए, और खुद सोचो सरकार आपके सामने आ जाए, वो कहे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मैं गारंटी देता हूं आपको इतना % ब्याज पर पैसा मिल जाएगा। आप तो कहेंगे जिल्ले इलाही, जब आप खुद मांगने आ गए तो इससे अच्छा तो ये हो गया कि भगवान खुद प्रकट होकर कह रहा है भक्त मुझे चढ़ावा दे। ये कैसे संभव है? भगवान खुद प्रसाद थोड़ी मांग रहा है भाई। लोकतंत्र में सरकार मतलब सब कुछ है। ऐसे में सरकार जब सब कुछ है तो सरकार को कर्ज की जरूरत क्या है? सरकार कहती है कि देखो भक्तों, मैं तुम्हारी वजह से सरकार हूं, और तुम्हारी वजह से सरकार हूं, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं, तुम्हारे रोकड़े को ही तुम्हें लौटा कर दूंगी, लेकिन मेरे पास विजन है, इसलिए तुम मुझे अपना पैसा दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे करके साहब यहां पर सरकार आपसे पैसा मांगती है। आपने सरकार को पैसा दिया, गारंटी के साथ पैसा मिला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाई। सर अगर सरकार ही ले डूबी तो समझो देश में रहने का कोई मतलब नहीं है, देश डूब चुका है। ठीक है, सॉवरेन डेट क्राइसिस कहलाता है अगर सरकार डूब जाती है। तो आपका पैसा श्रीलंका वाले हालात में अगर है तो फिर इस देश में रहकर का फायदा भी क्या है ना? तो इसका मतलब इससे डरने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि उधार का पैसा हम कहीं अगर दें तो उधार के पैसे में गारंटी है कि वो पैसा अच्छी जगह जा रहा हो, तो इसका मतलब वो ठीक है, कम से कम ब्याज तो मिलेगा। अब आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि ब्याज पर पैसा देना डेट फंड में जाता है और स्टॉक में पैसा लगाना इक्विटी फंड में जाता है। इसी डेट फंड में एक फंड है लिक्विड फंड, आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई तरह के डेट फंड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, कम अवधि का फंड होता है। इनमें से हम लिक्विड फंड की चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्या कहानी है सर? लिक्विड फंड का मतलब यह है कि आप अपना पैसा उधार तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। जैसे आप 3 महीने से ज्यादा किसी को उधार देंगे ही नहीं। आपने अपनी तरफ से एक काम सेट कर दिया और वो ये है कि हम 3 महीने से ज्यादा समय के लिए किसी को पैसा उधार नहीं देंगे। 3 महीना बोले तो 91 दिन के आसपास की, सर इतने दिन में। बोले आप में कहेगा भाई साहब इतने दिन में तो हमारा क्या ही होगा। अरे सर आप बड़े लोग हैं, आप 3 महीने हमसे ले लीजिए, 3 महीने किसी और से ले लीजिए, हमारा पैसा 3 महीने तक रखिए, ताकि कल को ये ना हो सरकार ने पॉलिसी बदल दी, बैंक डूब गई, ये फलाना हो गया। ये नहीं सर, हम तो 3 महीने के लिए पैसे दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 महीने में भी मेरे को पता नहीं सर पैसे की जरूरत किस दिन पड़ जाए। तो ऐसे में मुझे किस दिन पैसे की जरूरत पड़ जाए, ये जो थॉट है मेरे मन में, बस इसी के लिए मैं पैसा कम दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं सर। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? जिस तरह मैंने बैंक में अपना करंट अकाउंट में पैसा डाला हुआ था या एफडी में पैसा डाला हुआ था, उससे बढ़िया रिटर्न देने की ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। क्या ऑप्शंस हैं? तो ये तो समझ में आ गया कि डेट फंड ब्याज पर पैसा देगा। और अगर कोई मिसाल आपके लिए ये कायम कर दे कि 3 महीने से कम के लिए ही उधार देना है, तो कम से कम आपको ये पता चल गया कि 3 महीने तक का पैसा तो मैं कहीं से डाल के निकाल सकता हूं। ठीक है साहब, लिक्विड फंड एक ऐसा ही फंड है जिसमें आपका लिया गया पैसा उस म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा या तो ट्रेजरी बिल में, जो कि सरकार द्वारा सुरक्षित अल्पकालीन बॉन्ड होते हैं, उसमें निवेश किया जाता है। कमर्शियल पेपर के अंदर, जैसे कोई बड़ी कंपनी है वो आपसे छोटे समय के लिए कर्ज लेना चाहती है, यानी कि उस कंपनी से लेना चाहती है जिसको आप पैसा दे रहे हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट की एक बड़ी कंपनी है, उसने अपना पैसा किसी बैंक में जमा करा रखा है, उसके बदले आपसे ले रहा है कि देखो मैं अपनी एफडी नहीं तोड़ना चाहता, ये देख लो मेरा पैसा वहां रखा है, लेकिन इसके बदले मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मेरा पैसा टूटेगा। तीसरा, शॉर्ट टर्म सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इस
तरह से जब पैसा आपका निवेश हो तो वो लिक्विड फंड के अंदर होता है। अब सवाल ये बनता है सर मैं लिक्विड फंड में ही निवेश क्यों करूं? कारण है भाई साहब कि जब सेविंग अकाउंट में डालते हो तो नेट आप 2% से 3% के बीच में प्राप्त करते हो। बोले मतलब क्या है इसका? अरे भाई आज बैंक आपको कहती है 6% आपको हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वो असल में 6% देती नहीं है। जब 6% आपको मिलता है उसके अंदर आपने ऑटोमेटिकली टैक्स स्लैब के हिसाब से जो ब्याज मिला वो कटा देना होता है। जब आप टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% स्लैब में आ रहे हो मान लीजिएगा, तो आप 2% तो वहीं कटा दिए, तो 2 से 4% के बीच में आप नेट पाते हैं। महंगाई खुद बढ़ चुकी होती है 6% तक साल भर के अंदर, तो जो मिला है वो भी सॉइलिंग इफेक्ट के अंदर आ गया, पैसा मट्टी हो रहा है आपका धरा धरा। तो ऐसे में आपको कम से कम महंगाई तो बीट करनी है कि आपका जो पैसा रखा है ये कम से कम महंगाई से तो तेज चले। इसके लिए आपको ऐसे फंड में पैसा डालना होता है जो इंटरेस्ट रेट, जो टैक्सेशन को भी कटाए, मतलब कि पैसा दिया उसमें से जो आया उस पर टैक्स भी कट गया, फिर भी कम से कम इतना तो आया जिसने महंगाई बीट कर दी, तब जाकर आप जहां हैं वहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये जो फंड है ये लिक्विड फंड होता है। ठीक है, तो एफडी के तुलना में लिक्विड फंड बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें कम समय के लिए पैसा देते हो और इंटरेस्टिंग, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, बहुत कम 0.01% के आसपास का एग्जिट लोड होता है। जल्दी से जब चाहो रिडीम कर सकते हो, 91 दिन का ही कुल कारभार होता है। बेटर यूज ऑफ आइडल कैश होता है, आपका घर में जो पैसा रखा है उसको आप यहां पर कैश कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पर रिटर्न भी लेते हो, कम समय के लिए पैसा निवेश करते हो और इससे पैसा निकल कर आता है। अब बोले सर जल्दी से बता दो कि कौन सी जगह जाकर के हम इन्वेस्ट करें। जब मैं लिक्विड फंड की बात करता हूं और सर्च मारता हूं किसी भी वेबसाइट पर, गूगल पर, तो भाई साहब इतने सारे प्लान लिक्विड फंड के अंदर खुल के आ जाते हैं। यानी कि जो मैं प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये नया नहीं है भाई साहब, इस पर तो दुनिया ने महारत हासिल कर रखी है। पूरा की पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेज सजा पड़ा है, इतने लिक्विड फंड हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए इनमें मैं कंपैरिजन कराने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने टिकर टेप वेबसाइट पर जाकर के स्क्रीनर ऑन किया और आपके लिए इन सभी फंड्स को कंपेयर करना शुरू किया। तो जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट है, आप भी जाकर के इसे ओपन कर सकते हैं, खुद से भी चाहे तो करके देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आएगा स्क्रीनर, यानी कि आप चेक कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। आपने जैसे ही यहां पर क्लिक किया आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आएगा, म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन आएगा और स्टॉक का ऑप्शन आएगा। तो स्टॉक के अंदर अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है तो वहां जाएं, और अगर म्यूचुअल फंड्स में करनी है तो आप म्यूचुअल फंड पर आ गए। तो म्यूचुअल फंड पर आपने क्लिक किया, जब म्यूचुअल फंड पर आपने क्लिक किया तो ये सारे इतने सारे आपके सामने म्यूचुअल फंड खुलकर आ गए। कितने आ गए? 1661 रिजल्ट थे जब हमने आपका ये मटेरियल बनाया। 1661 म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर चल रहे हैं और सब में पैसा लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इनमें कंपेयर कैसे करना है? तो मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा, आपको कौन सा फंड देखना था? डेट फंड। डेट फंड क्यों? क्योंकि उसमें गारंटेड रिटर्न की बात कही गई है। गारंटेड रिटर्न की बात कही गई है तो डेट फंड में पहुंचे। डेट फंड को हमने अपनी तरफ से स्क्रीनर के अंदर शो कर दिया कि लीजिए साहब हम थोड़ा सा फिल्टर डाल रहे हैं डेट फंड का। जब डेट फंड का हमने फिल्टर डाला तो फिर भी 526 डेट फंड निकल कर आ गए। ये पूरी की पूरी लिस्ट निकल कर आ गई। अब इसमें से क्या देखें, इतने सारे फंड डेट फंड हो गए। तो फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं, जैसे अपने देश में एक बहुत बड़ी बात है ना, नेता बड़ा कौन जिसकी भीड़ ज्यादा आई, पैसे वाला कौन जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बड़ा क्रिएटर कौन जिसके पास ज्यादा व्यू है। ये सब हम तो ज्यादा ज्यादा वाला बात करते आए ना हमेशा से। तो बोले बढ़िया फंड कौन सा? बोले जिसके पास में AUM ज्यादा होगा, असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होगा, जिसमें लोगों ने विश्वास ज्यादा जताया होगा वो होगा। तो लोगों ने जितना विश्वास जताया हमने उसके लिए 30,000 करोड़ का एक नंबर रख लिया कि भाई 30,000 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो जरा बताओ कितने ज्यादा म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 30,000 करोड़ से ऊपर का AUM लेकर बैठे हैं, यानी कि इन्होंने इतना पैसा लोगों का निवेश किया हुआ है। हम एंट्री करते हैं तो भाई साहब जब हमने ये फिल्टर डाला तो इस फिल्टर के बाद में भी हमारा 33,000 करोड़ का हमने फिल्टर डाला, उसमें भी 8 कंपनियां निकल कर आ गई। 1600 में से 8 ऐसी म्यूचुअल फंड निकल कर आए जिनमें से 33,000 करोड़ से ऊपर का निवेश हो रखा है। तो 1 2 3 पर थे HDFC, आदित्य बिड़ला, एक्सिस लिक्विड, इस तरह से ये चले आ रहे थे। अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया कि इसका मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने इस पर विश्वास किया है या इस पर विश्वास किया है। तो कंपैरिजन का आधार क्या रखा गया? तो देखो साहब हमने एक थॉट तो ये देखी कि किसमें कितना पैसा लगा है, दूसरा किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि जिसने जितना उधार दिया होगा उसके साथ ब्याज कितना मिला। तो ब्याज के आधार पर देखते हैं तो यहां पर 8.33% दिखाई दे रहा है HDFC का, आदित्य बिड़ला का 7.13 दिखाई दे रहा है, एक्सिस का 7.11 दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, हमने इतना पैसा लोगों को रिटर्न करके दिया है, इस हिसाब से हम सालाना ग्रो किए हैं, इतना पैसा हमने बढ़ाया है। अच्छा, तो यहां तो फिर एक तरह से वर्डिक्ट के अंदर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर और क्या आधार
सुधार हो सकता है। तो देखिए हमने पहला तो साइज ऑफ फंड देख लिया, हालांकि दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, बट इन इंडिया भेड़ चाल जब बात करते हैं तो बड़े लोगों ने ज्यादा पैसा जहां लगाया शायद वो सेफ होगा, ये थॉट होता है हमारा ना। तो ऐसे में हमने एक फिल्टर मारा, उससे ये पता चला। दूसरा फिल्टर सीएजीआर का मारा, किसने कितना रिटर्न दिया, उसको पता चला अच्छा भाई साहब ये बढ़िया रिटर्न दे रहा है, बोले अपन तो इसी में जाएंगे। रुकिए जरा, क्या वो रिटर्न आपको दे रहा है क्या? बोले इसका क्या मतलब है? बोले इसमें खेला है। बोले क्या खेला है? कि ये रिटर्न तो दे रहा है लेकिन खुद कितना परसेंटेज ले रहा है। अर्थात ये जो फंड मैनेजिंग हाउस है ना, ये पैसा बढ़ा तो रहा है लेकिन खुद कमीशन कितना खा रहा है। बोले ये कहां से पता चलता है? ये पता चलता है एक्सपेंस रेशो से। आइए तो अब मैं आपको एक्सपेंस रेशो दिखाता हूं। यहां पर जब आप एक्सपेंस रेशो के बारे में पता करते हैं तो एक्सिस लिक्विड का एक्सपेंस रेशो आता है 0.12%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर ये 1 रुपया कमाएंगे तो 0.12% आपसे उसमें से निकाल लेंगे, यानी कि जो कमाई आएगी उसमें से इतना कट। भाई इनका यही तो लालच है, अदरवाइज तो फिर आप ही कर लो अपना काम। तो ये अगर इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, इतने सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो ये एक्सपेंस रेशो से ही सारा काम होता है। तो मतलब एक्सपेंस रेशो क्या है? एक तरीके से आपको फंड को मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं ना, वो एक्सपेंस रेशो में काउंट किए जाते हैं ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बाकी सबके जो एक्सपेंस रेशो हैं, जैसे एचडीएफसी कॉर्प बॉन्ड जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, जो 8.33% का रिटर्न दे रहा था, उसका भाई साहब 0.36% का एक्सपेंस रेशो है। वहीं पर अगर आप एक्सिस की बात कर रहे हैं तो 0.12% का, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा ये रिटर्न ले रहा है। ये अपने आप में आपको फिर क्या मैसेज देगा कि नहीं 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 नहीं, भले ही रिटर्न ज्यादा दे रहा हो लेकिन कमा भी तो ज्यादा रहा है, हमसे कट भी ज्यादा ले रहा है। और हमसे अगर हमारा एयूएम बड़ा होता चला गया तो उसमें से तो इसका कट भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पाई बहुत बड़ी दिखेगी अगर आप 10-20 करोड़ का अगर अपना कैपिटल बना ले गए तो आपको 0.36% भी बड़ा दुखेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है ना। तो इसलिए जनरली आप लोग कंपेयर करते हैं एक्सपेंस रेशो को। और क्या कंपेयर करते हैं आप? फिर कंपेयर करते हैं कि भाई रिटर्न देख लिया, एक्सपेंस रेशो देख लिया, तीसरा फिर हम देखते हैं कि पैसा अगर निकालना हम चाहें तो उस समय कोई कितना पैसा ले रहा है, जिसे बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जब देखते हैं तो ये सभी के सभी फंड 0.01% के आसपास का एग्जिट लोड ले रहे हैं। नॉमिनल सा एग्जिट लोड है, आप पैसा निकाल रहे हो तो ये थोड़ा सा पैसा खुद का निकाल ले रहे हैं कि सर बीच में मत तोड़ो, 3 महीने का कहा था, कहां जा रहे हो, उस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो एग्जिट लोड हमें समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने अब 3 बड़े क्राइटेरिया, पहला हमने देख लिया कैपिटल कितना इकट्ठा कर रखा है, उसके पास एयूएम कितना है, फिर हमने देख लिया सीएजीआर कितनी है, फिर हमने एक्सपेंस रेशो देख लिया, फिर हमने एग्जिट लोड देख लिया। आप खुद से प्रेफर कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए अपनी तरफ से जो चाहे उसमें निवेश करें। लेकिन मैंने यहां पर एक्सपेंस रेशो को, क्योंकि होता क्या है हमारे देश में ना इन दिनों एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, डायरेक्ट फंड में डालें कि रेगुलर फंड में डालें। अर्थात जहां एक्सपेंस रेशो मिनिमम हो वो लोग आजकल ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं डायरेक्ट फंड के नाम पर। रेगुलर फंड के लिए बोले यार कुछ तो एक्सपेंस रेशो खा ही जाएगा ब्रोकर बीच में से। ऐसे में फिर आप जो डायरेक्ट फंड वाले लोग हैं जो एक्सपेंस रेशो पर फोकस करते हैं, उनका विनर निकल करके एक्सिस फंड जैसे मान लीजिए आ रहा है। तो मैंने इसी पर थोड़ा और रिसर्च किया तो इसमें निकल कर आया कि ये सीएजीआर 3 साल का 7.11% दे रहा है, 1 साल का 7.22% दे रहा है और एक्सपेंस रेशो सबसे कम ले रहा है। अब जब सबसे कम एक्सपेंस रेशो है 33,000 करोड़ के एयूएम में, तो मैं इसके अंदर और जब एंट्री किया तो इसी में आप व्यू डिटेल में जाएंगे तो व्यू डिटेल में जाते ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच गए मान लीजिए। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये मैं क्यों खोल रहा हूं कि इन्होंने जो इतना पैसा लिया ये लगाया कहां। क्योंकि आपने क्या क्या चेक किया, सीएजीआर कितना है, आपने चेक किया एक्सपेंस रेशो कितना है, आपने चेक किया एग्जिट लोड कितना है, एयूएम कितना है, लेकिन अब हमसे इतना पैसा लेके लगाते कहां हो। आओ तो अब इसको डिटेल में खोलते हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप डिटेल में गए तो ये खुल करके आया। जब ये खुलकर आया तो हमने इसमें देखा कि इन्होंने इतना एनएवी पर वो दिया हुआ है, इतना सीएजीआर दिया हुआ है, रिस्क इसकी काफी कम है और 1 साल के अंदर जो इन्होंने कैपिटल बनाया वो सब इसके अंदर दिया हुआ है और इन्होंने अपने बेनिफिट्स को भी प्रॉपर तरीके से काउंट कराया हुआ है कि आप हमसे कितने दिन में कितना पैसा निकाल सकते हो, सारी बातें, फंड मैनेजर वगैरह सब बताए हुए हैं। मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस बात पर कि पैसा देते किसको हो, इतना पैसा ले तो लिया, दे किसको रहे हो। तो उसमें निकल कर आया ये पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज्यादा पैसा दिए हुए हैं, बैंक को इन्होंने उधार दिया हुआ है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रही है। ये ध्यान से समझिएगा, जब एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात हो रही है इसका मतलब ये नहीं है ये बैंक है, बैंक का एक प्रोडक्ट है, ये बैंकिंग अलग चल रही है ना। तो बैंक का एक प्रोडक्ट है ये।
182 का इन्होंने 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स में उधार दिया। और ट्रेजरी बिल सरकारी बिल जो होती है ना, सरकार उधार मांगती है जो, 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स में निवेश है। कैनरा बैंक में निवेश है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक एचडीएफसी बैंक। बोले सर एचडीएफसी वाले तो खुद का भी कर रहे हैं भाई, ये फिर भी पैसा लेते हैं, यही तो खेला है, पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं भाई बैंक वाले। ठीक है, हम अगर देखते हैं तो इन्होंने इस तरह से बड़ा सारा अपना एयूएम इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बोले सर हमें मेजर और मतलब ब्रॉड टर्म्स में समझाइए, तो ब्रॉड टर्म्स में निकल कर आता है कि कमर्शियल पेपर्स पर इन्होंने 56% निवेश किया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर 36%। बोले सर फिर भी ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा और आसान, तो आसान इस तरह से कर लीजिए कि पब्लिक सरकारी बैंकों को इन्होंने अपना 39% उधार दिया है, क्योंकि डेट फंड दिया उधारी में ही जा रहा है, तो 39% केवल पब्लिक बैंक को दिया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 16.5% निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 11.8%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में इतना परसेंट, प्राइवेट बैंक में इतना, और बाकी 15% इधर उधर टाइप से बांटा हुआ है। तो यानी इनका जो फंड है, हमने शुरुआत में क्या कहा, आप बैंक को कितना पैसा उधार दे रहे हो, सरकार को और सरकार की कंपनियों को कितना उधार दे रहे हो, ये सारी की सारी बातें आपको यहां से क्लियर हो गई। अर्थात अब मैंने आपको यह बता दिया कि आप ये वाला आधार भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपका पैसा कहां लगा रहा है, तो आप ये भी एक कंपेयर के अंदर ले सकते हैं। तो मैंने उम्मीद है आपको बढ़िया से यह समझाने का जो प्रयास किया कि लिक्विड फंड के फायदे क्या हैं, लिक्विड फंड में निवेश क्यों किया जाता है, वो पैसा कहां जाता है, किनको उधार दिया जाता है, वो कितना रिटर्न देते हैं, उससे आपको क्या फायदा होता है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। आप कहेंगे सर ब्याज कितना लगता है, भाई जितने टैक्स स्लैब में आप आते हैं उतना ब्याज लगता है, जिस भी तरह के स्लैब में आप आएंगे वो पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी काम की लगी होगी। इसके बावजूद भी मैं अंत में यही कहूंगा कि निवेश से पहले मेरे कहने पर काम ना करें, अपनी रिसर्च प्योर तरीके से करें। उदाहरण के रूप में हम चाहे कुछ भी लें, आप अपना रिसर्च प्रॉपर करके चलिएगा। उम्मीद है कि आप एक अच्छे निवेशक बनेंगे, और जानकारी पसंद आएगी तो साथियों से अवश्य साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।